एक कच्चे रास्ते पर, जिसके दोनों ओर घना जंगल फैला हुआ है, जापानी सैनिक घात लगाए बैठे हैं। सामने से आ रही एक ऑस्ट्रेलियाई गश्त को देखते ही एक जवान जल्दी से अपनी पोजीशन बदलता है। वह अपनी बंदूक पर संगीन बायोनेट लगाकर हमले के लिए तैयार हो जाता है। कोटा ट्रैक के किनारे एक जापानी राइफलमैन अचानक एक झोपड़ी के नीचे कूद जाता है। वह बेताबी से ऑस्ट्रेलियाई सैनिक का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में कुछ गोलियां चलाता है। इस बीच उसके साथी उनकी स्थिति के चारों ओर घेरा बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। पोर्ट मोरेस्बी की गलियों में घर घर लड़ाई की भयंकर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कुछ डिगर ऑस्ट्रेलियाई सैनिक एक अपार्टमेंट ब्लॉक की निचली मंजिल पर एक मृत व्यक्ति को पाते हैं। वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं और एक राइफलधारी को शव की जांच के लिए भेजते हैं। इस एपिसोड में हम जापानी साम्राज्य की पैदल सेना का सामना ऑस्ट्रेलियाई सेना के साथ करवा रहे हैं, जो लकोटा ट्रैक अभियान के दौरान हुआ। पिछले वीडियो की तरह यहां दर्शाई गई घटनाएं स्वाभाविक रूप से काल्पनिक हैं, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण और विश्लेषण पर आधारित हैं, जिसमें जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों की संरचना, उपकरण और युद्ध के दौरान उनके इस्तेमाल पर गौर किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई गश्ती दल घने पपायनी जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहा था। डिगर्स सैनिक झुके हुए और खामोश थे, परछाइयों में छिपे हुए और किसी भी हरकत के संकेत पर ध्यान दे रहे थे। तभी झाड़ियों में से एक सरसराहट की आवाज आई। सेक्शन कमांडर ने हाथ का इशारा कर रुकने का आदेश दिया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक राइफलमैन ने दूसरी झाड़ी को हिलते देखा। उसने करीब से देखा, यह कोई झाड़ी नहीं थी, यह एक घात लगाकर बैठे दुश्मन की गिली सूट थी। उसने तुरंत गोली चलाई और एक जापानी सैनिक का शव झाड़ियों से बाहर गिर पड़ा। गोलियां चलने लगीं। जैसे ही घात लगाकर हमला शुरू हुआ, जापानी पैदल सेना पेड़ों के पीछे से या घने पत्तों के बीच से निकलते हुए दिखाई दी। उनकी वर्दी पत्तियों और शाखाओं से ढकी हुई थी। पास के एक टाइप 99 से आने वाली भारी गोलीबारी, जो एक चट्टान पर स्थित था और धोखे को देख रहा था, ऑस्ट्रेलियाई राइफलमैन द्वारा जल्दी से जवाब दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई सेक्शन कमांडर ने अपनी थॉमसन सबमशीन गन से पहले दुश्मन को देखते ही गोली मार दी। वो मुड़ते हुए एक दुश्मन एनसीओ को देखता है, जो अपनी काताना तान कर उसकी तरफ दौड़ रहा था। वो घबराते हुए अपना हथियार उठाता है और ट्रिगर दबाता है, लेकिन केवल क्लिक की आवाज सुनाई देती है। यह जापानी कमांडर करीब आता है। तभी एक स्वचालित बंदूक की गोली उसके सीने पर बेतहाशा चलने लगती है, उसे अंधेरी झाड़ियों में गिरा देती है। सहायक सेक्शन कमांडर सामने आता है। उसके हाथों की गन से धुआं निकल रहा है। घात अचानक एक नजदीकी लड़ाई में बदल जाता है, जहां संगीनों और सब मशीनगनों का इस्तेमाल हो रहा है। दोनों दस्तों की एलएमजी एक दूसरे पर गोलीबारी कर रही हैं। ऑस्ट्रेलियाई सैनिक अपनी जगह मजबूती से बनाए रखते हैं, एक के बाद एक हताहतों का सामना करते हुए। अंततः उनके सेक्शन कमांडर जापानी संगीन से गिर जाते हैं। सहायक कमांडर पीछे हटने का आदेश देता है और डिगर्स संपर्क में रहते हुए पीछे हट जाते हैं। उनका ब्रेन गनर कंधे से भारी गोलीबारी कर रहा है। जैसे ही ऑस्ट्रेलियाई पीछे हटते हैं, जापानी उनका पीछा करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई ब्रेन गन उन्हें रोक कर रखता है। जापानी सैनिकों के पास दूरी बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि उनके दुश्मन धीरे धीरे घनी झाड़ियों में गायब हो जाते हैं। टाइप 99 की अंतिम गोलीबारी से बचते हुए वे निकल जाते हैं। हालांकि कोकोड़ा अभियान में दोनों पक्ष जंगल में लड़ने में बेहद कुशल थे। जापानी अपने घातक घातों के लिए कुख्यात थे, जिसने उन्हें इस पहले मुकाबले में बढ़त दिलाई। ऑस्ट्रेलियाई सेना ने एक महत्वपूर्ण लाभ तब खो दिया जब उनके सेक्शन कमांडर की बंदूक जाम हो गई, जिससे उनकी स्वचालित फायर पावर का 1/3 हिस्सा खत्म हो गया। जापानी, जो मुख्य रूप से बोल्ट एक्शन राइफलों से लैस थे, के पास इस नजदीकी मुकाबले की श्रेष्ठता का सामना करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। पापुआन जंगल में थॉमसन सबमशीन गन कुख्यात रूप से अविश्वसनीय साबित हुई थी, क्योंकि इसे कार्यात्मक बनाए रखने के लिए लगातार सफाई की जरूरत होती थी। आइए देखते हैं कि क्या थोड़ी और विकास प्रक्रिया
ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को खोई हुई जमीन वापस पाने में मदद करती है। पापुआ न्यू गिनी के आसमान में सूर्यास्त के रंग नाच रहे हैं और थके हुए दो दस्ते एक छोटे से गांव पर पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों के डर से लंबे समय से छोड़े गए इस बिना दावे वाले स्टेशन गांव की झोंपड़ियां ऑस्ट्रेलियाई और जापानी सैनिकों के लिए एक राहत भरा दृश्य है, जो बस आराम करने की जगह चाहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सबसे पहले पहुंचते हैं और व्यवस्थित ढंग से घर घर की तलाशी शुरू कर देते हैं। सेक्शन कमांडर अपने ब्रेन गनर को एक ऐसे घर में तैनात करने का आदेश देता है जहां से पूरे गांव का अच्छा दृश्य हो। मशीन गन को तेजी से एक खिड़की में स्थापित किया जाता है जहां से पूरे गांव पर नियंत्रण रखते हुए गोलीबारी की जा सकती है। गांव के किनारे जंगल के बीच जापानी सैनिक छिपे हुए हैं। स्क्वाड लीडर ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को गांव में फैलते हुए देखता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे पेड़ों के बीच बिखर जाएं। वे अपने दुश्मनों से पारंपरिक साम्राज्यवादी तरीके से मिलेंगे, चारों ओर से घेर कर। अचानक दाईं ओर से एक और समूह टूट कर आता है, जिसे जल्दी ही एक ब्रेन गन की गोलीबारी से सामना करना पड़ता है। लेकिन यह सब एक जटिल छलावा है, जो तब और स्पष्ट हो जाता है जब जापानी स्क्वाड लीडर खुद अपनी अधिकांश सेना को ऑस्ट्रेलियाई बाईं ओर से आक्रमण करने के लिए ले जाता है। जापानी जल्दी से गांव पर उतरते हैं और एक क्रूर क्रॉसफायर शुरू हो जाता है। उनके टाइप 99 गनर और एक अन्य राइफलमैन झोपड़ी में घुस जाते हैं, जहां वे ऑस्ट्रेलियाई राइफलमैन को खत्म कर देते हैं और अपनी एलएमजी पोजीशन सेट कर लेते हैं। लेकिन डिगर इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। वे अपनी सेना को विभाजित करते हैं और गांव के हर भवन को परंपरागत शहरी युद्ध की रणनीतियों के साथ साफ करने लगते हैं। यहां ऑस्ट्रेलियाई अब पहल करते हैं और जापानी कमांडर अपने एलएमजी लाइट मशीन गन की स्थिति पर लौट आता है, जहां वह अंतिम मोर्चा लेने का फैसला करता है। यहां कोई आत्मसमर्पण नहीं होगा। ऑस्ट्रेलियाई जहां भी छिपने की जगह मिलती है, चट्टानों के पीछे या घरों के पायों के सहारे से वहीं से हमला करते हैं। अंततः आखिरी जापानी सैनिक गिर पड़ता है। इस लड़ाई के साथ ऑस्ट्रेलियाई अब बराबरी पर आ जाते हैं। युद्ध की शुरुआती मुहिमों में जापानियों का सामने से हमला करने और तेज झटकों से वार करने की रणनीति सफल रही थी, लेकिन जैसे ही उनके पास पर्याप्त सैनिकों की संख्या नहीं बची, उनके ये जोरदार चार्ज करना एक अनुमानित रणनीति बन गई, जिसे काउंटर करना आसान हो गया। यहाँ ऑस्ट्रेलियाई लचीलेपन ने उन्हें फिर से फैल करने का मौका दिया। उन्होंने जल्दी ही अचानक मिले हमले से बचने के लिए तात्कालिक रक्षा से आगे बढ़ते हुए करीबी युद्ध की रणनीति अपनाई और गांव पर कब्जा कर लिया। जापानी कमांडर ने अपने दिखावटी हमले में अपने कई सैनिक खो दिए। हालांकि उन्होंने जमकर लड़ाई लड़ी और अपने दुश्मनों को चौंका दिया, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलियाई विजयी रहे। अब देखते हैं कि कौन पोर्ट मोर्सबी की गलियों में निर्णायक लड़ाई जीतता है। गोलियों की गड़गड़ाहट पोर्ट मोर्सबी की गलियों में गूंज रही है। यह ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों के लिए आखिरी मोर्चा है और जापानियों के लिए अंतिम चुनौती। यहां जीत का मतलब सिर्फ पापुआ न्यू गिनी पर कब्जा नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया पर समुद्री आक्रमण की संभावना भी है। ये बात ऑस्ट्रेलियाई पैदल सेना दस्ते के दिमाग में पूरी तरह से बैठी हुई है, जो सड़क के नीचे बढ़ते हुए एक इमारत से दूसरी इमारत की तरफ धीरे धीरे सरक रहे हैं। उनकी नजरें हमेशा ऊपर खिड़कियों और छज्जों पर टिकी रहती हैं। वे दुश्मन से उस घातक पल का सामना करने के इंतजार में हैं। ऑस्ट्रेलियाई राइफलमैन धीरे धीरे उस लाश की ओर बढ़ता है। वह सतर्कता से अपनी राइफल को आगे बढ़ाकर शव को हल्के से छूता है। कुछ नहीं होता। फिर वह अपनी राइफल की नली को शव के नीचे फंसाकर उसे धीरे से पलटता है। तभी राइफलमैन और वह शव अचानक आग और लोहे के टुकड़ों के गुबार में गायब हो जाते हैं और एक जापानी दस्ते की उपस्थिति गली में दिखाई देती है। मशीन गन की बौछार ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों के पीछे हटने के रास्ते को काट देती है। ऑस्ट्रेलियाई सैनिक पास के अपार्टमेंट ब्लॉकों में कूद जाते हैं, अपने सिर नीचे रखते हुए, ताकि एलएमजी लाइट मशीन गन की गोलियों की बारिश से बच सके। हालांकि सेक्शन कमांडर अब तंग आ चुका है। वह अपने 3 आदमियों को आगे बढ़ने और दुश्मन की पोस्ट को साफ करने का आदेश देता है। उधर जापानी कमांडर अपने आदमियों को गलियों और तंग रास्तों के बीच से नेतृत्व करते हुए अपने दुश्मनों को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन मशीन गन की ओर बढ़ रहे 3 ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों का सामना 2 जापानी राइफलमैन से हो जाता है। जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सैनिक
कमरे दर कमरे में आमने सामने की गोलाबारी में भिड़ते हैं। जापानी कमांडर की नई टाइप आनो सबमशीन गन उसे बिना तैयारी के डिगर्स ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को आसानी से ढेर करने में सक्षम बनाती है। हाथ से हाथ की लड़ाई की आवाजें सुनकर सेक्शन लीडर आगे बढ़ने का आदेश देता है, जिससे जापानी एलएमजी लाइट मशीन गनिस्ट की आवाज को दबा देता है और उसके साथ ही अपनी नई स्थिति में आ जाते हैं। दोनों पक्षों को संगीनों की लड़ाई और नजदीक से की गई गोलीबारी में भारी नुकसान होता है। जापानी कमांडर अपने बचे हुए राइफलमैन को एक बोंजाई चार्ज के लिए इकट्ठा करता है, लेकिन वे अकेले ब्रेन गनर द्वारा मार गिराए जाते हैं और गलियों में सन्नाटा छा जाता है। यह गली अब पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों के कब्जे में है। हालांकि जापानियों के पास सबमशीन गनों की कमी ने उन्हें करीबी मुकाबले में गंभीर नुकसान में डाल दिया। उनकी लाइट मशीन गन को स्थिर रूप से तैनात करने की रणनीति का फायदा उठाकर हताश ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने उसे आसानी से घेर लिया। इन गलियों को साफ करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई सैनिक एकजुट होकर फिर से लड़ने में सक्षम हुए और जापानियों को अंतिम टकराव में धकेल दिया, जहां उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया।